सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन सेंटर को और प्रेस कीजिए बेल आइकन नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन सेंटर पर। मेरा नाम बलराम सिंह है और हमने प्रारंभ किया भारतीय राज्य व्यवस्था। हम बताना चाहेंगे, अभी तक हम भारतीय राज्य व्यवस्था के भाग 1 को खत्म कर चुके हैं लगभग, ठीक है। वहां पे हमने देखा था कि राज्यों का निर्माण किस प्रकार हो रहा था, और मैं बताना चाहूंगा इसके पहले पार्ट 8 तक बनाया जा चुका है। यदि आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहां पे सारे वीडियो के लिंक आपको मिल जाएंगे। और दूसरी बात, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम पर जाइएगा, वहां पे आप सर्च कर सकते हैं @माई एजुकेशन सेंटर, ठीक है। जैसे हमारे चैनल का भी नाम है माई एजुकेशन सेंटर, ठीक है। तो ऐसे आप सर्च करेंगे @माई एजुकेशन सेंटर, आपको इस तरीके का लोगो मिलेगा और आप वहां से सारी पीडीएफ ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं, ठीक है। आइए, हम कुछ प्रश्नों को सम्मिलित किए हैं। आज केवल क्विज फॉर्म में प्रश्न होंगे। हम देखते हैं कि उसमें प्रश्न को किस तरीके से आजकल संभावना है आने की और किस तरीके से आ रहे हैं प्रश्न, उन्हें हम देखेंगे। देखते हैं इसमें देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। क्लियर है, ऐसा लिखा हो, ऐसा उल्लिखित है, बताया जा रहा है कि ऐसा अनुच्छेद 1 में ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा। अनुच्छेद 1 में साफ साफ लिखा हो भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा, राज्यों का संघ होने के कारण राज्यों को भारतीय संघ से कभी भी अलग होने की अनुमति है, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, जैसे इंडिया के केस में यूनियन का इस्तेमाल किया गया है और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। पहली बात क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है। जैसा यूएसए के साथ हुआ, यूएसए के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। जो वहाँ के राज्य, जो स्टेट एक देश के फॉर्म में कन्वर्जन हुआ था उनका, वो स्टेट, वो था एक कॉन्ट्रैक्ट थे। इंडिया कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ना होने के कारण, जैसे यूएसए फेडरल है, ठीक है, फेडरल सिस्टम से जुड़ा जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ पे सिस्टम अलग है। लेकिन हमारा देश यूनियन है, सभी राज्य क्या है, जुड़े हुए हैं यूनियन के फॉर्म में, ठीक है, संघ के फॉर्म में, इसलिए उन्हें भी अलग होने की अनुमति कभी भी नहीं है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, इसलिए ये पहला और दूसरा पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 3 में है, बिल्कुल है, ठीक है। हमने बताया था कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का प्रावधान है, लेकिन अनुच्छेद 2 में विदेशी राज्य कैसे पहचानेंगे? विदेशी राज्य को इस तरीके से पहचान सकते हैं, जैसे आपने सिक्किम, सिक्किम क्या था, हमारा देश जब आजाद हुआ था तो सिक्किम उस समय सम्मिलित नहीं हुआ था। एक समझौते के माध्यम से, जनमत संग्रह के माध्यम से किया गया। और एक था मिजोरम, जिसे आप कहते हैं, उसका नाम था नेशनल मिजो फ्रंट। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी उसमें, उन्होंने क्या किया था, एक समझौते के माध्यम से इनको भारत में मिला था। तो इस तरीके से ये विदेशी राज को अर्जित करते हैं, तो अनुच्छेद 2 में आते हैं। और बाकी के जो राज्य, जैसे किसी राज्य को की सीमा में परिवर्तन करके, या दो से अधिक राज्यों को कन्वर्स करके या अलग करके जो नए राज्य बनाए जाते हैं, वो आर्टिकल 3 में आते हैं। तो देखते हैं, नए राज्यों के प्रवेश का प्रावधान अनुच्छेद 3 में है, बिल्कुल है। जबकि नामकरण नए राज्यों के नाम में परिवर्तन अनुच्छेद 2 में किया गया, बिल्कुल गलत हो गया। अब देखिए, हम यही बता रहे थे, जो नए राज्यों का विदेशी, मतलब जो विदेशी राज्य होंगे, उनको जब हम भारतीय संघ में शामिल करते हैं तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तक ठीक था, नए राज्यों का प्रवेश अनुच्छेद 3 में था। लेकिन आगे जब हम पढ़ते हैं, नए राज्यों के नाम में परिवर्तन, चूंकि नाम में परिवर्तन करना है तो आर्टिकल 3 के अंदर करेंगे, इस हिसाब से ये भी पॉइंट गलत हो गया। तो देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से असत्य कथन की पहचान करनी थी, तो इस हिसाब से 2 और 3 करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे हम, यहाँ पर देखते हैं, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया, बिल्कुल किया गया है, ठीक है। अभी हम देखते हैं, तेलंगाना राज्य का निर्माण अनुच्छेद 2 के तहत किया गया है, बिल्कुल गलत। चूंकि तेलंगाना ऐसा तो है नहीं कि विदेशी राज्य था, दिमाग में बस आप यही रखिए कि अनुच्छेद 2 विदेशी राज्य। एक प्रश्न आएगा, क्या तेलंगाना विदेशी राज्य था, तो आपके दिमाग से आएगा नहीं, बिल्कुल, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ तो तेलंगाना विदेशी राज्य नहीं था, इसलिए अनुच्छेद 3 के तहत आएगा। तो इस तरीके से ये पॉइंट गलत हो गया। सिक्किम राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 में किया गया, चूंकि याद आया कि सिक्किम क्या है, भारतीय राज्य में, भारतीय संघ में तो सम्मिलित था नहीं, इसलिए उसका निर्माण किया गया होगा, अनुच्छेद 2 के तहत किया होगा, इस हिसाब से ये भी पॉइंट गलत हो गया। यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट पॉइंट को, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान, देखिए अनुच्छेद 2 और 3 में दोनों में नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया, लेकिन 2 में भारत में, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण संघ में, ठीक है, याद रखिए, भारतीय संघ में सम्मिलित, यानी कि जैसे वर्तमान में जो स्टेट हैं, जैसे जब मैं आज में वीडियो अब बना रहा हूँ, उस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य प्रदेश हैं। तो उसमें देखिए,
ये इसके अलावा जब कोई प्लस होता है, ठीक है, कोई विदेशी राज्य को हम ग्रहण करते हैं, ठीक है, तो वो होगा संघ में सम्मिलित होना। उस तरीके का जब प्रावधान होगा तो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। तो फिलहाल हम देखते हैं अनुच्छेद 2 के तहत संघ, देखिए नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया है, लेकिन संघ नहीं लिखा हुआ था, मतलब संघ में सम्मिलित नहीं कर रहे थे। उस हिसाब से ये भी पॉइंट गलत हो गया, ठीक है। हमें देखते हैं उपयुक्त में से सत्य कथन की पहचान करना था। फिलहाल इनमें से कोई कथन सत्य नहीं मिला। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया है। देखिए यहाँ पे संघ नहीं लिखा है, ठीक है। संघ में अगर यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता संघ में नए राज्यों, ठीक है, संघ में नए राज्यों का निर्माण, तो बात समझ में आती कि हमारे राज्य में, मतलब संघ में नए राज्य प्रवेश ले रहे हैं, तो अनुच्छेद 2 के तहत आता है, इसलिए ये पॉइंट गलत हो गया। तेलंगाना राज्य का निर्माण अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है, ये पॉइंट गलत हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसका निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। दूसरी बात, यहाँ पे एक प्रश्न इस हिसाब से बनाया जा सकता था, जो कि शायद टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये कह सकते हैं। फिलहाल ये भी सही है, ये गलत है। तेलंगाना राज्य का निर्माण के समय जो संशोधन इस्तेमाल किया गया था, वो संशोधन 368 के तहत किया गया, ऐसा स्टेटमेंट होना चाहिए था, तो भी वो गलत होगा, ठीक है। चूंकि अनुच्छेद 4 में साफ साफ लिखा है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया कोई भी संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इस हिसाब से कि जो तेलंगाना राज्य का जो निर्माण था, वह संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा, ये स्टेटमेंट यहाँ पर होना चाहिए था, ठीक है। तो याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य का जो निर्माण किया गया था वो अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था, ना कि 368, मतलब जो संशोधन किया गया था ना 368 के तहत नहीं, बल्कि अनुच्छेद 3 के तहत संशोधन किया गया था। सिक्किम राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किया गया। चूंकि आपको पता है सिक्किम एक विदेशी राज्य था, मतलब पहले से भारतीय संघ में सम्मिलित नहीं था, इसलिए वो अनुच्छेद 2 के तहत सम्मिलित होना था, ये गलत हो गया। इस हिसाब से ये भी पॉइंट गलत हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं सत्य कथन की पहचान करना। फिलहाल हमें लगता है कोई भी कथन सत्य नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए अनुच्छेद 2 के तहत संघ में नए राज्यों का निर्माण, साफ साफ लिखा नए राज्य के संघ में नए राज्यों का निर्माण। अब ये क्लियर हो गया होगा यहाँ से पॉइंट। 2-3 क्वेश्चन कंटिन्यूअसली कर रहे होंगे सेम जैसा, क्योंकि ये बहुत बेसिक स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो देखिए अनुच्छेद 2 के तहत संघ में नए राज्यों का निर्माण का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है, ये 100% सही है, क्योंकि संघ में नए राज्यों का प्रवेश कर रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना राज्य का निर्माण अनुच्छेद 3 के तहत किया गया, बिल्कुल सही, जो मैं पीछे अभी ही बता रहा था। सिक्किम राज्य का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 2 के तहत किया गया, बिल्कुल सही, ठीक है, ये तीनों पॉइंट सही हैं। और उपयुक्त कथनों में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। सत्य कथन की पहचान की बात करते हैं, 1 2 3 उपयुक्त में से सभी कथन सत्य पाए गए। भारतीय गणतंत्र, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, कंफ्यूजन यहाँ पे बहुत ज्यादा क्रिएट है, ठीक है। ये अक्सर क्या होता है, लोगों का प्रश्न गलत हो जाता है, बस वो स्टेटमेंट डायरेक्ट पढ़ते हैं और आंसर लगा के चल देते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि भारतीय गणतंत्र की 26/1/1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी, ठीक है, मतलब जो भारतीय संविधान था इस डेट को क्या स्थिति थी। पहली बात, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था, ठीक, ये तो ठीक था, लेकिन क्या प्रभुत्व, सामने बताया था कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था, तो इस हिसाब से ये पॉइंट तो इसमें लिखा नहीं है, तो ये चीज तो गलत हो गई। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र था लेकिन संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी था, ठीक है। तो फिलहाल ये देखते हैं, ये पहला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। अब आते हैं, आपको हमने बताया था कि 42वां संविधान संशोधन, 42वां जो संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, उसमें हमने देखा था 3 शब्द, समाजवाद, ठीक है, हमने देखा था समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक अखंडता, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे, ठीक है, प्रस्तावना में। तो फिलहाल हम ये देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं खा गा और घा को पढ़ते हैं। देखिए एक समाजवाद आ गया यहाँ पे, यानी कि ये तो समाजवाद जो आया था 1976 में आया था, नए शब्द जोड़ दिए गए थे, इस हिसाब से ये तो गलत हो गया। मतलब ये पुराना तो 1950 को तो हो नहीं सकता, क्योंकि 1976 में जोड़ा गया था। ये देखिए धर्मनिरपेक्ष की बात कर रहे हैं, ये भी 1976 में, तो ये भी पॉइंट बिल्कुल गलत हो गया। अब बचा है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो था ही, लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणराज्य था, बिल्कुल सही, क्लियर है। ये यहाँ पे आप समझिएगा, इस तरीके से प्रश्नों को घुमाया जा सकता है। ये 3 शब्द याद रखिएगा, और ये नई नई तरीके के डेट दे सकते हैं। यहाँ पे हो सकता हो कहिए तो आपको कि 1965 दे दें, ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना होगा। जो ये प्रस्तावना में पहली बार जो संशोधन हुआ था, आज अभी तक मात्र एक ही बार हुआ है, ये 3 नए शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों या किन नामों से किया गया, ठीक है।
देखिए सबसे पहली बात भारत तथा इंडिया, ठीक है, केवल भारत, हिंदुस्तान तथा इंडिया, इस तरीके से तो लिखा हुआ है वहां पे बताएंगे भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, लिखा है वहां पे भारत दैट इज इंडिया, ठीक है, या फिर इंडिया दैट इज भारत। सॉरी मैं बताना चाहूंगा ये इंडिया दैट इज भारत है, ठीक है। जो ये भारत लिखा हुआ है इंग्लिश में के वर्जन में क्या होता है, ये पीछे चला जाता है। आपने अगर इंग्लिश थोड़ी बहुत जानते होंगे तो देखे होंगे ये पीछे, तो देखिए वहां पे लिखा है इंडिया दैट इज भारत। याद रखिएगा यही शब्द का एग्जैक्टली इस्तेमाल किया गया हमारी प्रस्तावना में, नाम के संदर्भ में। हम भारत के लोग, ठीक है, यहाँ इन्वर्टर कॉमा होना चाहिए, हम भारत के ये लोग, इन्वर्टर कॉमा होना चाहिए, ठीक है। शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया, आपको भी पता है। जब प्रस्तावना था उसमें साफ सबसे ऊपर पहली लाइन लिखा है हम भारत के लोग, ठीक है, बाकी स्टेटमेंट नीचे है जो कि हमने पीछे लेक्चर में बता दिया, ठीक है। तो ये प्रस्तावना में कई कुछ समझने की बात ही नहीं है इसमें। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया। देखिए विचार की स्वतंत्रता 19 से आर्टिकल 19 से, ठीक है, 19(1) कह सकते हैं। विचार करने के और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता ये भी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है। विश्वास की स्वतंत्रता है, और आर्थिक स्वतंत्रता की कोई बात नहीं की गई, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा जो इकोनॉमिकल सिस्टम है, ठीक है, आर्थिक स्वतंत्रता है, उसके बारे में कोई बात नहीं कही गई है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, मतलब गलत होने के बाद ये ऑप्शन सही माना जाएगा। नए राज्यों के गठन की शक्ति किसमें नहीं था, देखिए नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में होगी। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक है, तो ये गलत होगा, ठीक है। स्वीकृति हमें यहाँ से मिलती है, नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद से ही मिलती है। राज्य पुनर्गठन आयोग तो बाद में काम करेगा, उससे पहले संसद काम करेगी। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत राज्यों का समूह, ये देखिए एक फेडरेशन और एक यूनियन। याद रखिएगा कभी कभी क्या होता है राज्यों का समूह ही लिखा रहता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे इंग्लिश वर्जन देखेंगे क्या हमें वहां पे यूनियन दिख रहा है कि नहीं। अगर यूनियन दिख रहा है तो वही हमारा ऑप्शन सही होगा। समूह में कभी कभी क्या होता है यूनियन, इंग्लिश में यूनियन लिखा रहता है और हिंदी में समूह ही लिखा रहता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे ऐसा कंफ्यूजन नहीं है, फेडरेशन हमारा नहीं है जो कि यूएसए का। याद रखिएगा कई बार प्रश्न में यही पूछ लिया गया है कि संविधान किस हिसाब का सिस्टम है, तो वहाँ फेडरेशन है। फिलहाल जो भारत में जो जितने स्टेट हैं वो राज्यों के संघ है, यूनियन फॉर्म में जुड़े हैं, ठीक है। उस हिसाब से ये हमारा चौथा ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है। अब ये कौन सी विशेषता नहीं है देखते हैं। भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है, ठीक है, हमने देखा हमारी जो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी तरीके का दबाव नहीं है, नियंत्रण नहीं है। केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन बिल्कुल है, आपने देखा राज्य सूची सब्जेक्ट, ठीक है, केंद्र सूची विषय, अवशिष्ट शक्तियां, अलग अलग तरीके की शक्तियां हैं, ठीक है। संघबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है, ठीक है, इसको भी हम देखते हैं। यह संघ लिखे यह संघबद्ध होने वाली इकाइयों के बची एक सहमति का प्रमाण। ये देखिए सहमति मतलब कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं जो हमारे स्टेट हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में जुड़े हैं, जैसा कि यूएसए में है। क्या हमारा ऐसा है, बिल्कुल नहीं, ये ऐसा हम कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये ऐसा सिस्टम यूएसए में, इस हिसाब से ये गलत हो गया। और इसे समझने के लिए संघबद्ध होने के लिए इकाइयों के राज्यसभा असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा में अलग सीटें हैं, महाराष्ट्र में अलग हैं, बिहार में अलग हैं, तो अलग अलग राज्यों में राज्यसभा की सीटें असमान प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ हमने देखा पॉपुलेशन, ठीक है। तो याद रखिएगा फिलहाल ये ऑप्शन सही माना जाएगा, गलत होकर ये ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि नहीं मान रहे थे, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है, ये याद रखिएगा। ये अंडरलाइन एग्जाम में कभी बैठिए तो ये चीज पहले अंडरलाइन कर लीजिए, इसी वजह से कभी कभी प्रश्न गलत हो जाते हैं। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, पावर है उनके पास। इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली और चौथी अनुसूची में संशोधन का प्रावधान होगा, ये याद कर लीजिए। फिलहाल हमने अभी से नहीं पढ़ाया है लेकिन इसे याद कर लीजिए। जब इस तरीके का संशोधन होगा पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान माना जाएगा। इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। अभी हम पीछे बता रहे थे जब भी किसी राज्य के प्रवेश की बात करेंगे तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत ही संशोधन माना जाएगा, ना कि अनुच्छेद 368। और इन दोनों बातों को स्पष्टीकरण दिया है अनुच्छेद 4। आपका अनुच्छेद 4 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत किया गया कोई भी संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन के इक्वल नहीं होगा, या 368 के
किए गए संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, तो इस हिसाब से ये क्या हो गया, कौन सा सही नहीं है, तो फिलहाल यही सही नहीं है, नेक्स्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, फिलहाल आगे हम पढ़ लेते हैं। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया गया जिसका क्षेत्र सीमाओं या नाम में इसका प्रभाव पड़ता हो। ठीक है, फिलहाल ऐसा है कि वो भेज देते हैं। ठीक है, भेज देते हैं, कहते हैं कि आप अपने राय दीजिए, तो विधानमंडल अपनी निश्चित समय सीमा में राय देता है, परंतु वह बाध्यकारी नहीं होता है, ना राष्ट्रपति पर ना संसद पर। ठीक है, फिलहाल हमारा यही ऑप्शन सही है। एक ये पॉइंट, ये कई बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, हमने इसलिए इसको वन लाइनर बना दिए। एक नया राज्य सृजित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी, याद रखिएगा इसे। निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? देखिए, हमने बताया था, जो 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना दिया गया। ठीक है, या एक राज्य को क्या किया गया, अलग कर दिया गया, जैसे आंध्र प्रदेश को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवाइड कर दिया गया, ये दूसरा सिस्टम है। ठीक है, ये हमने देखा, ये राज्यों को अलग कर दिया गया। तीसरा क्या होता है, उनकी बाउंड्री सीमा को बदल दिया गया, कहने का मतलब 2 राज्य हैं, इनका क्षेत्र उठा के कुछ इनको दे दिया गया। इस तरीके से हमने देखेंगे, एक राज्य छोटा हो गया, दूसरा राज्य क्या हो गया, बड़ा हो गया, तीसरा। और एक जो चौथा पॉइंट है, उसमें 2 या 2 से अधिक, मतलब जरूरी नहीं 2 हो, तो उनके कुछ विशेष सीमा, मतलब सभी से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र निकाल के एक नया राज्य बना दिया जाता है। ठीक है, तो उस तरीके से ये 4 राज्य हो जाते हैं। इस तरीके से संशोधन किया जाता है उसमें। तो देखिए, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, बिल्कुल हमने देखा कि 2 राज्यों को जोड़ के एक नया राज्य बना दिया गया, या 2 राज्यों को देखिए जोड़ के एक बड़ा एक छोटा बना दिया गया। किसी राज्य क्षेत्र, यहाँ पे क्षेत्र होगा। ठीक है, क्षेत्र को घटाकर, बिल्कुल हमने देखा घटा रहे थे। किसी राज्य का नाम में परिवर्तन, नाम में भी परिवर्तन कर सकते हैं। एक राज्य, ये यहाँ पे देखिएगा, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। एक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सके, एक राज्य की बात कर रहे हैं, संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, मतलब कह रहे हैं कि स्टेट, यहाँ पर स्टेट का मतलब समझ लीजिए, जो एग्जाम्पल के तौर पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वो क्या कह रहा है, संघ शामिल कर सकेगा। क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है? क्योंकि संघ क्या करता है, स्टेट को, राज्यों को शामिल करता है। ये यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है कि कह रहा राज्य संघ शामिल कर सकेगा, ऐसा कुछ पॉसिबल है ही नहीं। मतलब अगर कोई, जैसे मान लीजिए कुछ विदेशी राज्यों को अर्जित करना हो, तो वहां पे जो संघ की सरकार होगी वो सारा निर्णय लेगी, यहाँ जबकि कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट निर्णय लेगी, तो उस हिसाब से ये पॉइंट गलत हो गया। कौन उपबंध नहीं है, तो बिल्कुल यही सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? ये मैं पीछे पर बताया था, राज्य पुनर्गठन आयोग अधिनियम जब मैं बता रहा था लास्ट के वीडियो में, तो उसमें बताया था कि 14/6। ठीक है, वर्तमान समय में 28/8, मतलब 28 राज्य, 8 केंद्र शासित राज्य वर्तमान में है, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, 14 और 6 को टिक कर दीजिए। फिलहाल आज की वीडियो यहीं एंड होती है, और हम बताएंगे इन सब का PDF जो आपको मिल जाएगा। आप जाइएगा सबसे पहले टेलीग्राम पर, वहां पे सर्च कीजिएगा @MyEducationCenter, तो आपको इस तरीके का एक लोगो मिलेगा, वहां पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपको ये सारी PDF, जितने भी लेक्चर हमने लिए हैं, वो सारे PDF आपको एक साथ मिल जाएंगे। धन्यवाद।